नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे जेई में पूछे गए साइंस के कुल 30 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 28 मई 2019 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो ना सिर्फ आरआरबी जेई स्टूडेंट्स के लिए बल्कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। तो बताइए कि कौन सा हार्मोन है जो बच्चों के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरिन या फिर एंड्रोजन। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए प्रोलैक्टिन होता क्या है, तो प्रोलैक्टिन जिसे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन यानी कि LTH या फिर ल्यूटियोट्रोपिन भी कहा जाता है, स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निर्मित एक प्रोटीन हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, यह अन्य हार्मोनों के साथ मिलकर स्तन ग्रंथियों के द्वारा दूध का स्राव आरंभ करता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है, जो महिलाओं और पुरुषों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अंडाशय, अधिवीर्य ग्रंथियां और वसा ऊतक एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं। महिला और पुरुष दोनों के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये पाया जाता है दोनों में। ठीक है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। यह मासिक धर्म को विनियमित करने और गर्भावस्था का समर्थन करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन के निम्न स्तर से अनियमित मासिक धर्म, स्पॉटिंग और सिरदर्द हो सकता है और गर्भवती होने की आपकी क्षमता को प्रभावित भी कर सकता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि रासायनिक सूत्र K2SO4 किसको दर्शाता है। ठीक है, तो बताइए कि रासायनिक सूत्र K2SO4 क्या दर्शाता है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखिए रासायनिक सूत्र K2SO4 जो है वो क्या दर्शाएगा, वो पोटेशियम सल्फेट दर्शाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है KMnSO4 होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ये था पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, देखिए पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो K2SO4 होता है। ठीक है, इस यौगिक में 2 पोटेशियम आयन यानी कि K+ और एक सल्फेट आयन SO4-2 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि एक क्षारीय विलयन हल्दी संकेतक को डैश रंग में बदलता है। तो बताइए कि एक क्षारीय विलयन हल्दी संकेतक को किस रंग में बदलता है। पीला से लाल, पीला से काला, पीला से नीला या फिर पीला से हरा। तो देखिए एक क्षारीय विलयन हल्दी संकेतक को पीला से लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हल्दी का घोल बेकिंग सोडे जैसे क्षार के संपर्क में आने पर उसका रंग जो है वो बदल कर लाल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हल्दी का उपयोग क्षार की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह लगभग 7.4 और 8.6 के pH के बीच रंग बदलता है। अगर हल्दी को 7.4 से कम pH अम्लीय या उदासीन वाले घोल में डाला जाए तो यह पीले रंग की होती है। ठीक है, और अगर इसे 8.6 से ज़्यादा pH यानी कि क्षारीय वाली घोल में डाला जाए तो यह गहरे गुलाबी या फिर लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जो हल्दी का जो पीला रंग देता है वो किसके कारण होता है, तो करक्यूमिन नामक एक रसायन होता है। ठीक है, तो उसी के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो कौन बचाता है, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रोसिन या फिर ग्लूकागॉन। तो देखिए ग्लूकागॉन जो है वो एक हार्मोन होता है जो रक्त शर्करा को बहुत ही कम होने से बचा लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, ठीक है, जो आपका अग्नाशय आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बनाता है। ग्लूकागॉन आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और इसे बहुत कम होने से रोकता भी है। इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन एक अन्य हार्मोन होता है, ठीक है, जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है,
क्या देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद पाउडर के रूप में क्या बनता है। तो बताइए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद पाउडर के रूप में क्या बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद पाउडर के साथ क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बनता है। रिबन के जलने पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर के जैसी राख अर्थात MgO बनती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होता है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न भी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो बताना है कि आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन, नोरेपेनेफ्रिन, इंसुलिन या फिर हेटेरोट्रोपिन। तो देखिए आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो एड्रेनलिन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एड्रेनलाइन एक आपातकालीन हार्मोन होता है क्योंकि यह तनाव के दौरान स्रावित होता है और लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार भी होता है यह हार्मोन। ठीक है, उसके जान लीजिए कि एड्रेनलाइन जो है वो एड्रेनल ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो ये एड्रेनलाइन हार्मोन है वो कौन स्रावित करता है, तो कौन करता है, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से कौन सा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हो जाएगा। सोल्डर, पीतल, कांसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हो जाएगा कौन, तो कौन हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीतल तांबे और जस्ते का एक मिश्र धातु है जिसके अनुपात को अलग अलग रंगों और यांत्रिक, विद्युत, ध्वनिक और रासायनिक गुणों को प्राप्त करने के लिए बदला जा सकता है, लेकिन तांबे में आमतौर पर बड़ा अनुपात होता है। आमतौर पर इसमें 66% तांबा और 34% जस्ता उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें एवं दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि निम्न में से कौन सा ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो बताइए कि इनमें सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा, हीरा, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर आयरन। तो देखिए सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ हो जाएगा कौन, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। हीरे कार्बन से बने होते हैं जो पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले उच्च दाब और ताप से प्रभावित होते हैं। ताप और दाब के कारण हीरे के अणु बदल जाते हैं जिससे वे एक साथ बंध जाते हैं। अणु एक कठोर बंधन को हस्तांतरित और निर्मित नहीं कर सकते हैं जो हीरे को कठोर बनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या कि इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है। तो बताइए कि इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाएगा, आयतन को, पृष्ठ क्षेत्रफल को, घनत्व को या फिर दाब को। तो देखिए इकाई क्षेत्र पर बल जो है वो किसे कहा जाएगा, वो कहा जाएगा दाब को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब को बल का दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, और उसके बाद जान लीजिए कि दाब की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो एसआई इकाई पास्कल होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है क्या था, परनोद का फॉर्मूला क्या था, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम निकालना चाहेंगे कि दाब का तो क्या होगा, परनोद बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या कि गोलाकार लेंस की अवधारणा क्या होती है। तो बताइए कि गोलाकार लेंस की अवधारणा क्या हो जाएगा, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकर्णन या फिर प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए गोलाकार लेंस की अवधारणा क्या होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गोलाकार लेंस प्रकाश को अपने से गुजरने देते हैं, इसीलिए अपवर्तन में अवधारणा शामिल है। यह किसी बाधा से टकराने के कारण किसी तरंग का फैलना होता है। ठीक है, यह तब होता है जब दो या दो से अधिक विद्युत चुंबक तरंगें मिलकर एक और तरंग बना लेती है जिसमें विस्थापन या तो प्रबल होता है या फिर रद्द हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कि चार पदार्थों कौन कौन सा है, ए बी सी और डी। ठीक है, जिनमें से चारों पदार्थों का अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए ए का दिया कितना 1.33, बी का दिया कितना 1.47, उसके बाद सी का दिया 1.71, उसके बाद डी का दिया है कितना 1.65। ठीक है, तो बोलता है कि किस पदार्थ में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होगा, तो किस पदार्थ में होगा, बी में, सी में, डी में या फिर ए में। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति होगा किस में, तो पदार्थ ये में होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, यानी कि 1.33 होता है प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है, सबसे कम होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश का गति क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, तो देखिए अपवर्तनांक प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय उसके मुड़ने का माप है। यह निर्वात में प्रकाश के वेग और निर्दिष्ट माध्यम में उसके वेग का अनुपात भी होता है, ठीक है, जहाँ पर n बराबर क्या था, c/v होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कूलाम आवेश कितना होता है, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को दर्शाता है। किसी वस्तु पर आवेश यानी कि Q की मात्रा वस्तु पर प्राथमिक आवेशों की संख्या यानी कि n और मूल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। एक चीज जान लीजिए कि विद्युत धारा यानी कि I का फॉर्मूला क्या था, होता है Q/T, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या था, आवेश बटे समय होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है कि यदि एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए अभी बताए थे कि यहाँ पे धारा का मान आई बराबर क्या होता है, तो Q/T होता है, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, आवेश, ठीक है, आवेश का मतलब क्या था, कूलम होता है, तो यहाँ पे कूलम का मान कितना दिया था, 20 दिया था, ठीक है। और यहाँ पे टी को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से, तो कितना दिया था यहाँ पे 1 सेकंड, यानी कि 20 को 1 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 क्या एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, इसलिए 20 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है आपका ऑप्शन ये में है, तो ऑप्शन ये क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक उपधातु है, जस्ता, तांबा, जर्मेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इनमें से एक उपधातु कौन हो जाएगा, तो जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आवर्त सारणी में उपधातुओं की कुल संख्या कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो देखिए 7 उपधातुओं कौन कौन से, तो सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम है, ठीक है। उपधातु एक रासायनिक तत्व है जो गुणों के अनुसार धातुओं और गैर धातुओं के बीच मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है। यानी कि उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण उपस्थित होता है, उसी को उपधातु कहा जाता है, ठीक है। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या है कि एक सरल उपकला डैश होती है। तो बताइए कि सरल उपकला कैसी होती है, कि सरल उपकला कैसी होती है, 2 कोशिका जितनी मोटी होती है, या फिर 1 कोशिका जितनी मोटी होती है, या फिर 2 से 3 कोशिका जितनी मोटी होती है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए सरल उपकला जो है वो कैसी होती है, तो 1 कोशिका जितनी मोटी होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरल उपकला कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है और शरीर के गुहाओं, नलिकाओं और ट्यूबों के लिए एक अस्तर के रूप में कार्य करती है। यौगिक उपकला में 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं परतें होती है और इसका सुरक्षात्मक कार्य होता है, जैसे कि यह हमारे त्वचा में कार्य करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या कि मनुष्यों की सामान्य स्पंद दर क्या होता है। तो बताइए कि मनुष्यों की सामान्य स्पंद दर क्या होता है, प्रति सेकंड 2 बार, प्रति मिनट 80 से 90 बार, या फिर प्रति मिनट 97 बार, या फिर प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो देखिए मनुष्यों की सामान्य स्पंद दर क्या हो जाएगा, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्यतः मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्पंद दर या हृदय गति 1 मिनट में दिल की धड़कन की संख्या होता है। वयस्कों के लिए हृदय गति की सामान्य सीमा कितना होता है, तो लगभग 70 से 80 होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स का भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता होगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है, मंथली करंट अफेयर जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि इनमें से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, पोटाश को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर पारद को, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट को। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप का सामान्य नाम है। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि यह एक गीले तरल में नहीं पिघलती है। शुष्क बर्फ का उदातीकरण होता है, जिसका अर्थ होता है कि यह अपने ठोस रूप से सीधे अपने गैस रूप में बदल जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बोरॉन, फ्लोरीन, सल्फर या फिर आयरन। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति किस में है, तो फ्लोरीन में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु की सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है।
आवर्त सारणी में सभी तत्वों में फ्लोरीन को विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जान लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सा, देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आयोडीन होता है, याद रखिएगा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर क्या हो जाएगा। तो बताइए कि वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर क्या होगा। 90 ppm, 1 ppm, 9 ppm या फिर 10 ppm। तो देखिए वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर क्या हो जाएगा, तो 9 ppm हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 ppm वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर है। ppm का अर्थ क्या होता है, तो ppm का अर्थ होता है प्रति मिलियन पार्ट्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील, रंगहीन और गंधहीन गैस है। जैसे कि नाम से पता चलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO होता है। ठीक है, जो कि कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु से मिलकर बना होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि पेलाग्रा किसकी कमी से होता है। तो बताइए कि पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड से, राइबोफ्लेविन से या फिर फॉलिक एसिड से। तो देखिए पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो नियासिन से होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेलाग्रा एक ऐसी स्थिति है जो विटामिन B3 की कमी के कारण होती है, जिसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। पेलाग्रा के कारण दस्त, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया जैसे लक्षण हो सकते हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसका उपचार के लिए क्या होता है, तो निदान और उपचार के बिना पेलाग्रा जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या है, क्या है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है। ठीक है, और परमाणु संख्या 11 है। तो उसमें बोलता है कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे क्या, प्रोटॉन की संख्या 11 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो बराबर होता है किसका, वो होता है परमाणु संख्या के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि P बराबर क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या को डिनोट करते हैं ये से। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो होता है प्रोटॉन प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन बोलिए या फिर परमाणु संख्या बोलिए। ठीक है, तो इसका प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन का योग को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और इसे कैपिटल Z प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है और प्रत्येक तत्व को उसके विशेष चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि किसी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है, तो ये बराबर P + N होता है। ठीक है, जहाँ P क्या था, प्रोटॉन होता है, N क्या था, न्यूट्रॉन होता है, और ये क्या था, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि निम्न में से कौन सा एक आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो बताइए कि इनमें से आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा, अंडे, हरी सब्जियां, दूध या फिर फलियां। तो देखिए आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा, तो हरी सब्जियां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए जिसमें कैरोटीन होता है। ठीक है, फिर विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन, खासकर राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन भी हरी सब्जियों में पाया जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि एक वस्तु को किसी सतह पर समान चाल से विसर्पण रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो किस बल की आवश्यकता होगा, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण या फिर संपर्क घर्षण। एक वस्तु को किसी सतह पर समान चाल से विसर्पण रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होगा, तो सर्पी घर्षण का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर्पी घर्षण होता क्या है, तो देखिए जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि लोटनी घर्षण क्या होता है। तो देखिए जब एक निकाय दूसरे निकाय पर सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहा जाता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण, तो ये क्या होता है, तो जब वस्तु को सतह पर स्थिर रखा जाता है तो घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है। तो बताना है कि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट, उसका जो प्रकृति होगा, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर इनमें से सभी होगा। तो देखिए सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले टूथपेस्ट की जो प्रकृति यानी कि नेचर होगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए टूथपेस्ट जो है एक प्रकार का क्षार होता है, ठीक है, और इसकी संरचना क्षारीय होता है, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं भोजन टूट जाता है और एसिड छोड़ देता है, ठीक है। हम अपने मुंह में अम्लीय प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए, अपने दांतों को ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या है, क्या कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, अग्नाशय में, आंत्रजवर में या फिर लार में। तो देखिए टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, तो लार में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइलिन एंजाइम को लार एमाइलेज भी कहा जाता है। यह एंजाइम जटिल शर्कराओं को सरल शर्कराओं में तोड़ने में मदद करता है। चूंकि यह एक लार एंजाइम है इसीलिए यह लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है, क्या कि मानव शरीर के किस भाग में आपको सबसे छोटी हड्डी मिलेगी। तो बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होता है, घुटने में, उंगलियां में, कान में या फिर नाक में। तो देखिए मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कान में 3 टाइप का हड्डी होता है, ठीक है, तो उसका याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है उसको बोलते हैं MIS बोलते हैं, ठीक है। एम से क्या था मेलियस, आई से इनिकस और ऐसे स्टेपिस होता है, ठीक है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपिस, ठीक है। तो ट्रिक को याद रख लीजिए क्या होता है MIS, ठीक है, मेलियस, इनिकस, स्टेपिस। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस कहा जाता है, ठीक है। यह मध्य कर्ण में स्थित होता है। स्टेपिस का जो आकार है वो लगभग कितना होता है 3 mm से लेकर के कितना होता है 2.5 mm तक होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है, मेलियस और कौन कौन सा अभी बताए थे, मेलियस, इनिकस, स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस 3 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी होती है और यह एक घंटी के आकार के दिखती है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है, क्या कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा कितनी होती है। तो बताना कि जो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सीमा यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कितनी होती है, 20 Hz से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, या फिर 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच, या फिर 20 हर्ट्ज से कम होता है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो देखिए अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा कितना हो जाएगा, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अल्ट्रासाउंड जांच जिसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, ठीक है, ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की सीमा यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर से ज़्यादा होता है। लेकिन वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ट्रांसड्यूसर बहुत अधिक आवृत्तियों यानी कि मेगा हर्ट्ज रेंज पर काम करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या है, क्या कि 1 वोल्ट विभवांतर के विपरीत 1 कूलम आवेश के जाने पर कितना कार्य होगा। तो बताइए कि 1 वोल्ट विभवांतर के विपरीत 1 कूलम आवेश के जाने पर कितना कार्य होगा, तो कितना होगा 1 जूल होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 वोल्ट विभवांतर के विपरीत 1 कूलम आवेश के जाने पर दिया गया जो कार्य है वो 1 जूल होगा, ठीक है। और जूल जो है किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है, ठीक है, और ऊर्जा का भी होता है, ठीक है, दोनों का होता है, कार्य का और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, क्या कि कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। तो बताना है कि जो कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है, ऑक्सीकरण कारक के रूप में होता है, या फिर औद्योगिक बॉयलरों के ईंधन के रूप में होता है, या फिर घरेलू ओवन में ईंधन के रूप में होता है, या फिर धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में होता है। तो देखिए कोक का महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या हो जाएगा, तो धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोक का इस्तेमाल आमतौर पर आग, भट्टियों और लोहार के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में इसे अपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या है, क्या कि ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी है। तो बताइए कि ल्यूकोडर्मा किस अंग की बीमारी है, गला का, त्वचा का, आंख का या फिर यकृत का। तो देखिए ल्यूकोडर्मा जो एक त्वचा की बीमारी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ल्यूकोडर्मा एक लैटिन शब्द है जहाँ ल्यूकस का अर्थ सफेद और डर्मा का अर्थ त्वचा होता है, ठीक है। ल्यूकोडर्मा का चिकित्सा नाम जो है वो क्या है, तो विटिलिगो है, ठीक है। यह त्वचा में मेलानोसाइट नामक कोशिकाओं के विनाश के कारण होने वाली बीमारी होती है जो हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक मेलानिन के उत्पादन करती है, ठीक है। यानी कि हमारा जो त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण ही होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।